इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा का वाचन करूंगा। प्रेमचंद के विषय में हम जान लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। बनारस वाराणसी पूर्वी उत्तर प्रदेश का शहर। उनके बचपन का नाम धनपत राय था। उन्हें नवाब के उपनाम से भी बुलाते थे। पिता अजायब लाल और माँ आनंदी के पुत्र थे। उनका बचपन अभाव में बीता। शिक्षा प्रारंभिक स्थिति में तो 12वीं तक ही हो सकी। बाद में उन्होंने नौकरी के दौरान बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। कुछ समय के लिए वो मुंबई जाकर फिल्म लेखन में भी हाथ आजमाने के लिए गए, लेकिन वैचारिक संघर्ष के कारण उन्होंने वहाँ से वापस बनारस आ गए। ठीक है, इस तरह से बनारस आकर के ही उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की। 300 से अधिक कहानियाँ दी उन्होंने, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। उपन्यास के क्षेत्र में उन्होंने उपन्यास के जो विषय वस्तु है उसमें बदलाव किया। उन्होंने उपन्यासों के विषय और उनके पात्र, उनके नायक आम जन, गरीब, मजदूर और किसान को रखा। इससे पहले उपन्यासों की पृष्ठभूमि या उपन्यास के जो नायक होते थे वो उच्च वर्ग के राजकुमार, जमींदार, राजा ऐसे हुआ करते थे। तो यानी उपन्यास की विषय वस्तु में इन्होंने बदलाव किया। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूम, कायाकल्प, निर्मला, गबन, करभूम आदि उपन्यास लिखे। लेकिन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि, विश्व साहित्य की धरोहर गोदान उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, जिसमें हम सभी उपन्यासों और कहानियों की प्रतिछाया देख सकते हैं। गोदान का नायक होरी एक भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करता है। किसानों की दुर्दशा, जमींदारों के द्वारा किए जाने वाले शोषण का चित्रण इस उपन्यास में है। किस तरह से एक किसान मजदूर बनने के लिए विवश दिखाई देता है। इस उपन्यास में समानांतर शहरी वर्ग में आ रहे बदलाव, रहन सहन, उसकी जीवन शैली, लोगों की सोच और मूल्यों में आ रहे बदलाव का भी बहुत ही सूक्ष्मता के साथ चित्रण किया गया है। प्रेमचंद के कथा साहित्य की विशेषता है कि उन्होंने पशु पक्षियों के माध्यम से भी मनुष्य को मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि को दर्शाती हुई ये कहानी है, जिसमें हमें अपनी आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, शोषण का शिकार होना पड़ता है, आत्मसम्मान भी आहत होता है, लेकिन अंततः सफलता प्राप्त होती है। अब हम कहानी के मुख्य भाग की ओर आते हैं। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को प्रमुख दर्जे का, परले दर्जे, प्रमुख दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहकर संबोधित करते हैं। तो क्या गधा सचमुच ही बेवकूफ़ है या उसका सीधापन, उसके सीधेपन ने ही उसे ये निरापद सहिष्णुता प्रदान की है या ये पदवी दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय भी जब वह बछड़े को जन्म देती है तब वह अनायास ही सिंहिनी बन जाती है। कुत्ता भी गरीब जानवर है, लेकिन वह भी कभी कभी क्रोध प्रकट करता है, आक्रोश प्रकट करता है। लेकिन गधे को कभी ना तो क्रोध करते देखा है और ना सुना है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर असंतोष की छाया कभी दिखाई नहीं देती। हाँ, वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर ले। वैशाख ग्रीष्म काल का दूसरा महीना है, चैत्र वैशाख। इस समय माना जाता है कि घास सूखने लगती है गर्मी के कारण। गधा चरते हुए मैदान में जब आगे बढ़ जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है उसने बहुत घास खा ली है, तो उसे आत्मसंतुष्टि का भाव होता है, जबकि वह उसका भ्रम है। तो ऐसी स्थिति में वो
उछल कूद करता है, कुलेल करता है, क्रीड़ा करता है, लेकिन हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद यानी दुख का स्थायी भाव छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। यानी ऋषि मुनि अपनी तपस्या, अपनी साधना करके दीर्घ काल में जो मानवीय मूल्य या जो गुण प्राप्त करते हैं, ऊंचाई, पराकाष्ठा माने ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, वो गधे में अनायास ही है। तो ऐसा तो संभव नहीं है। ये एक व्यंग्य है कि गधे का जो स्थायी दुख है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ऋषि मुनियों ने साधना से प्राप्त किए हुए गुण हों, लेकिन आदमी उसे बेवकूफ़ ही कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी ये उसकी सरलता है, उसका सीधापन है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हुई है। तो यहाँ पर गधे की तुलना या गधे जैसे व्यवहार की तुलना भारतीयों से की है। उपनिवेश काल का दौर था। तमाम ताकतवर देश दूसरे देशों को अपना वो उपनिवेश बना रहे थे, वहाँ के लोगों को गुलाम बना रहे थे, वहाँ के लोगों को माइग्रेट करके दूसरी जगह ले जा कर के उनसे कृषि, वन क्षेत्रों में कार्य, खनन में के लिए का उपयोग में लाते थे और उनका शोषण करते थे। तो उसी स्थिति में भारतीयों को भी दूसरे क्षेत्रों में, खासकर साउथ अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में ले जाया गया और वहाँ खनन, कृषि, बागवानी, इन कार्यों में अनुबंध के आधार पर लगाया गया। लेकिन अनुबंध का जो लाभ था वो अंग्रेज़ों को था, या जो शासक वर्ग है उनको था, आम भारतीयों को नहीं। लेकिन भारतीय मेहनतकश थे, वो लगातार काम करते थे, लेकिन उन्हें उनका आत्मसम्मान भी आहत होता था, उन्हें वो लाभ नहीं मिलता था। तो उसी चीज़ को यहाँ लिखा है लेखक ने। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय बुरे वक्त के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, यानी धैर्य रखते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। तो जीवन का आदर्श क्या है? क्या संघर्ष करना, युद्ध करना, हर समय हिंसा करना, क्या ये जीवन का आदर्श है? शायद शोषक जातियों के द्वारा यही आदर्श था। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, यानी जैसे को तैसा जवाब देना सीख जाते, तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यानी जापान एक जो टापुओं का शहर देश है, छोटा देश है, रूस के मुकाबले छोटा ही माना जाएगा। तो रूस के विरुद्ध उसने अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, एकजुटता दिखाई और रूस को पराजित कर दिया। दुनिया में उसका भी नाम हो गया, यानी दुनिया के मानचित्र में जापान को भी गिना जाने लगा। तो क्या हम भी इसी तरह से संघर्ष करें तब हमारा नाम होगा, ऐसा लेखक का मानना है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, यानी बैल के लिए यहाँ लेखक ने कहा है। मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का संबोधन किया जाता है। बछिया गाय का बछड़ा, छोटा सा बच्चा, और ताऊ उसके दादा चाचा जो भी हैं। तो कहने का मतलब बैल के लिए ही है कि कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, लेकिन लेखक का मानना है कि नहीं, वह भी कभी कभी अपना विरोध प्रकट करता है। अड़ियल बैल भी देखने में आया है। अड़ियल बैल मीन्स रास्ते में अड़ जाना, आगे नहीं बढ़ना, काम नहीं करना, यानी कई रीतियों से, कई तरीके से वह अपना असंतोष प्रकट कर देता है। इसलिए उसका स्थान हम गधे से नीचे ही रख सकते हैं। कहानी का मुख्य पात्र है झूरी। झूरी काछी के दोनों बैल, हीरा और मोती। काछी उसकी जाति है। बैलों की जाति है पछाई जाति, जो देखने में सुंदर और ऊंचे कदकाठी के होते हैं, मेहनतकश होते हैं, ढील में ऊंचे, कद में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते दोनों में भाईचारे की भावना आ गई थी और दोनों ही मूक भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। विचारों का आदान प्रदान, मूक भाषा, बिना बोले हुए, यानी मनुष्य जैसे उनके पास शब्द नहीं है, लेकिन अपनी बात को वो एक दूसरे तक पहुंचा देते थे और एक दूसरे के मन की बात समझ भी जाते थे। उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी। शायद जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य इन गुणों से वंचित है। मनुष्य में अन्य जीवों से अधिक गुण हैं। उसके पास विचार शक्ति है, उसके पास वाणी है, उसके पास भाषा है।
लेकिन कहीं ना कहीं हृदय की संकीर्णताएं उसे दूसरे के मनोभाव को समझने में या स्वीकार करने में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाती हैं। अन्यथा एक देश का समाज दूसरे देश के समाज को गुलाम नहीं बनाता, उसका शोषण नहीं करता, उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करता। यही लेखक का मैसेज है यहाँ पर। तो केवल वो एक दूसरे से संघर्ष करते, सींग मिला लेते कभी कभी, यानी लेकिन विग्रह लड़ाई के नाते से नहीं, विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। क्योंकि कभी कभी माना जाता है कि बिना थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े के दोस्ती थोड़ा फुसफुसी सी रहती है, हल्की सी रहती है, जिस पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो गर्दन हिला हिला कर चलते। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद जब वो दोपहर या संध्या को दोनों खोले जाते तो एक दूसरे को चाट करके अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद होता है जिसमें भूसा या खली डाला जाता है बैलों को खाने के लिए। तो उसमें खली और भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, एक साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोई माने जोड़ी, बैलों की जोड़ी को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। उन्होंने तो समझा कि मालिक ने हमें बेच दिया, और अपना इस तरह से बेचा जाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कौन जाने झूरी के साले गया को घर तक ये जोड़ी, बैलों की जोड़ी ले जाने में दांतों पसीना आया, यानी उसे बहुत कठिनाई का सामना हुआ। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। अगर पगहिया पकड़कर आगे से खींचता, पगहिया एक लंबी रस्सी जो गर्दन में बांधी जाती है, तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, यानी मारने का प्रयास करते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वे झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा में करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी यानी नौकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत की, यानी खाने पीने के लिए कोई शिकायत नहीं की, कोई नाखुशी जाहिर नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम यानी क्रूर व्यक्ति के हाथ क्यों बेच दिया? उन्हें ऐसा लगता था कि हमें बेच दिया गया। संध्या के समय दोनों बैल नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। दिल भारी हो रहा था, यानी दिल से दुखी थे वो। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था आज उनसे छूट गया था। अब ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे, बेगाना, पराया। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की और एक दूसरे को कनखियों से देखा, कनखियाँ तिरछी नज़र से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी पूरा गांव जब सो गया, तो दोनों ने जोर मार करके पगहे, मोटे बड़े रस्से तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, कोई अनुमान नहीं कर सकता है कि बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में उस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। एक ही झटके में रस्सियाँ टूट गईं। झूरी जब प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी चारागाह या चारा डालने का स्थान। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरां, गले में पड़ी हुई रस्सी लटक रही है। घुटने तक पांव कीचड़ में से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह इस बात का था कि आपने हमें बेच क्यों दिया, और प्रेम इस बात था कि वो अपने मालिक के यहाँ रहना अधिक पसंद करते थे, खुश थे, इसलिए वो प्रेम करते थे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह प्रेम से गदगद हो गया। उन्हें दौड़कर गले लगा लिया, प्रेम से आलिंगन कर लिया, यानी चिपट गया उनसे, और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था और वो अपने बैलों को चूमने लगा। घर और गांव के लड़के वहां आसपास के जमा हो गए, तालियां बजा बजा करके उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी, यानी पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी थी, लेकिन ये घटना अधिक महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि हम दोनों वीरों का अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन पत्र इन्हें देना चाहिए। और अभिनंदन पत्र का स्वरूप बैलों के लिए था, कोई अपने घर से रोटियां ले आया, कोई गुड़ ले आया, कोई चोकर ले आया, कोई भूसी ले आया। एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे, यानी उनकी प्रशंसा में कुछ शब्द कहे। दूसरे ने समर्थन किया कि हाँ, इतनी दूर से देखो, दोनों अकेले चले आए, किसी ने इन्हें रास्ता नहीं दिखाया। तीसरा बोला, बैल नहीं है ये, वे उस जन्म के आदमी हैं, यानी पूर्व जन्म में ये
मनुष्य रहे होंगे, तभी इनमें मनुष्य जैसे हाव भाव हैं और गुण हैं, इन्हें रास्ता याद रह गया। लेकिन और तीसरे बालक की बात का किसी ने प्रतिवाद नहीं किया, यानी विरोध नहीं किया, किसी में ये साहस नहीं हुआ और सब ने इसका समर्थन किया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, इस कैसे नमक हराम बैल हैं। नमक हराम एक अपशब्द है, यानी किसी ने किसी व्यक्ति का नमक खाया है तो उसके प्रति वफादारी दर्शानी चाहिए, लेकिन इन्होंने वफादारी नहीं दर्शाई और वहाँ से भाग आए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका, क्योंकि बैल मेहनतकश थे, झूरी ये जानता था और उसे अपने बैलों के लिए यह शब्द बहुत ही बुरा लगा। उसने कहा, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने अपने माय के पक्ष के लोगों का, अपने भाइयों के संपन्नता का, भाइयों के मान सम्मान के कारण रौब दिखाते हुए कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ गई, वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, यानी काम भी लेते हैं। अब ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाएं और या मर जाएं। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद हिदायत कर दी गई, बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। अब बैलों ने नांद में मुँह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, थोड़ा अधिकार दर्शाते हुए। मजूर ने जवाब दिया, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। अरे चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। अर्थात ऐसी स्थिति में झूरी भी अपनी पत्नी का समर्थन ही करते होंगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोत दिया, यानी गाड़ी में लगा दिया, जिससे कि उन्हें ले जाने में आसानी हो। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, सड़क की खाई में, यानी सड़क के किनारे गड्ढों में, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के नरम दल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें एक योजना है, संघर्ष है, क्षमता है, लेकिन वो बहुत ही सोच विचार करके इस शासन तंत्र से संघर्ष कर रहे हैं। और मोती क्रांतिकारी वर्ग का प्रतीक है, जिसमें जो उत्साह है, जोश है, लड़ने की क्षमता है और वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया। झूरी के साले ने गया ने कल की शरारत का मजा चखाया, फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब दी, यानी गया गरीब नहीं था, वह संकीर्ण मनोवृत्ति का था, दूसरे के संसाधनों का इस्तेमाल करना जानता था और उनकी देखभाल करना, उनका संरक्षण करना उसके व्यवहार में नहीं था। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। उनका सम्मान आहत हो गया। वो आत्मसम्मान से पीड़ित हो गए। हम भारतीयों की भी यही स्थिति थी। हम मेहनतकश थे, मेहनत करना जानते थे, लेकिन कहीं न कहीं उपनिवेश काल के दौरान अंग्रेज़ों के द्वारा हमारा आत्मसम्मान आहत हो जाता था। हमारे साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता था और इसके कारण से पूरे भारतीय समाज में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जा रहा था। नांद की तरफ आंखें तक न उठाईं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी हमने जिस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन किया भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने कि हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, उनके कानूनों का पालन नहीं करेंगे, उसी प्रकार इन दोनों बैलों ने गया के आदेशों का पालन नहीं किया। वह मारते मारते थक गया, यानी उसने पनिशमेंट भी दिया, दंड भी दिया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत के गले में पड़ी हुई रस्सी,
सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। प्रश्न अभ्यास में एक प्रश्न है कि इस पाठ में कौन कौन से मानवीय मूल्य उभर कर आए हैं। तो आप यहाँ से आप देखेंगे कि कई तरह की विचारधाराएं, कई तरह के भारतीय जो समाज के मूल्य हैं वो उभर कर आए हैं, या प्रेमचंद ने उन्हें यहाँ रख करके पाठक वर्ग को सोचने के लिए विवश किया है कि इनका अनुपालन करना कहाँ तक सही होगा, कहाँ तक इनमें बदलाव की आवश्यकता है, ये पाठक वर्ग पर छोड़ दिया है। तो इन्होंने यहाँ पर बैल नियतिवाद, भाग्यवादी हैं, वो उनका मानना है कि बैल के रूप में जन्म लिया है तो उनका काम है मेहनत करना, काम करना, तो हम कहाँ तक भागेंगे। हम भारतीय भी कुछ ऐसा ही सोचते थे कि हम उपनिवेश काल में हमने जन्म लिया है तो हम ये जो जातियां हैं, यूरोपीय जातियां हैं, ये हम पर शासन करेंगी। इससे पहले मुस्लिम समुदाय शासन कर रहा था, यानी मुग़ल शासन कर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि हम शासित होने के लिए ही बने हैं शायद, तो हम कहाँ तक भागेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, यानी बैल जाति का ये धर्म नहीं है, ये कर्तव्य नहीं है कि वो अपने मालिक या अपने स्वामी किसान का विरोध प्रकट करे या उसके साथ मारपीट करे। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, क्योंकि युवा वर्ग के लिए या क्रांतिकारियों के लिए इस तरह के मानवीय मूल्य बंधन का कारण थे, ऐसा वो मानते थे। तो वो अंदर ही अंदर घुटन होती थी, ऐंठ कर रह जाना, अकड़ कर रह गया। दोनों को गया अपने आदमियों के साथ, दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल ये थी कि इस वक्त उसने मारपीट नहीं की, क्योंकि उसने इस समय इस वक्त की नज़ाकत को देख करके टाल जाना ही उचित समझा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, ऐसा बैलों ने महसूस किया। लड़की भैरों की थी, यानी गया के भाई की, लेकिन उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, यानी सौतेली माँ का व्यवहार इस लड़की के प्रति अच्छा नहीं था। इस समय इस लड़की और बैलों दोनों की मनोदशा, दोनों की स्थिति एक जैसी थी, इसलिए इनमें आत्मीयता का भाव उत्पन्न हो गया। आत्मीयता के कारण से दोनों को संतुष्टि मिलने लगी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते और शाम को थान पर बांध दिए जाते, यानी जगह पर बांध दिए जाते। रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि 2-2 गाल, यानी थोड़ा थोड़ा सूखा भूसा खा करके भी दोनों कमज़ोर नहीं पड़ते, दुर्बल नहीं पड़ते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। यानी हम देखें तो 1857 या उससे पहले से जो विद्रोह की शुरुआत हुई, धीरे धीरे अंग्रेज़ों की नीतियों ने, ब्रिटिश शासन की नीतियों ने भारतीय आम जनमानस में विद्रोह का भाव भरना शुरू किया। और हम एक दिन 1857 से चल कर के 1942 तक आए और हमने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए करो मरो का नारा दिया और अंततः 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हासिल की। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। यानी इनके प्रति, जैसा कि गांधी जी कहते थे कि हमारी शत्रुता ब्रिटिश शासन से है, अंग्रेज़ों से नहीं, यानी व्यक्ति विशेष से नहीं। यह उनका कहना था कि हमारा उद्देश्य है इन नीतियों की खिलाफत करना, व्यक्ति विशेष की हत्या करना या हिंसा करना उचित नहीं है। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। ये भारतीय मूल्य है,
भारतीय समाज का कि हमें महिलाओं के प्रति हाथ नहीं उठाना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। यदि उनका व्यवहार थोड़ा बहुत गलत भी हो तब भी हमें धैर्य रखना चाहिए। लेकिन औरत, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। यानी मोती के सामने मूल्यों का बंधन डाल देता हीरा। बताओ, तोड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लेते हैं, फिर एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला, वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। रोमांचित हो गए वो। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाथ, नाक में छेद करके पतली रस्सी डाली जाती है, जिससे कि उन्हें नियंत्रित करना, कंट्रोल करना आसान हो जाए। उस रस्सी से एक बड़ी रस्सी जोड़ दी जाती है, जिससे खींच करके बैलों को या अन्य जानवरों को भी इस तरह से नियंत्रित किया जाता है। उसने गराह खोल दिया, यानी गले की रस्सी खोल दी। दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे कि इसने ही बैल खोले होंगे। बालिका ने भी यह बात समझ ली, यानी बैलों के असमंजस को ऐसा समझ लिया, महसूस कर लिया। वह चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। यानी इस तरह से अब घर वालों का संदेह नहीं रहेगा। ये हो जाएगा कि ये किसी तरह से खुल गए या बैलों ने स्वयं को खोल लिया। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला। दोनों बैलों को पकड़ने के लिए चले, भागे, पीछा किया, शोर मचाया। गांव के आदमियों को साथ लेने के लिए वो लौटा। तब तक दोनों मित्र दौड़ते हुए आगे निकल गए। लेकिन इस आपाधापी में मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे वह भूल गए। नए नए गांव मिलने लगे। दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। ये भी एक हमारा एक मूल्य है कि हम शत्रु, पराजित शत्रु, गिरे हुए, घायल, निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करते हैं। और इस तरह के मूल्यों ने कई बार हमें भारतीय इतिहास को ऐसे मोड़ दिए जहां हम पराजय या गुलामी की ओर चले गए। मैं एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहूँगा। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान उन्हें पराजित कर देते हैं, बंदी बना लेते हैं, लेकिन अंततः मुक्त कर देते हैं। और ये पृथ्वीराज चौहान के जीवन का सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। ठीक एक वर्ष बाद 1192 में तराइन के उसी मैदान में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के सामने खड़ा होता है, उसे पराजित कर देता है और वहीं से हिंदुस्तान में या दिल्ली के तख्त में गुलाम वंश की नींव पड़ती है, दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है। और एक लंबे अरसे के लिए दुनिया के बाहरी लोगों का भारत पर कब्जा हो जाता है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट लेते, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे, एक दूसरे से सींग मिलाए, एक दूसरे को ठेलने लगे। ऐसी स्थिति आ गई कि हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया मोती ने। उसे क्रोध आ गया, वह भी संभल कर उठा, लेकिन उसे लगा कि ऐसे खेल खेल में कहीं झगड़ा ना हो जाए, तो वह किनारे हट गया। आपका दूसरा अंक इस कहानी का समाप्त होता है। तीसरा अंक, अरे यह क्या, देखो कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। सांड एक ऐसा बैल जो कृषि कार्यों में नहीं लगाया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रजनन कार्यों के लिए ही किया जाता है। तो वह स्वतंत्र होता है, मजबूत कदकाठी होती है, हृष्ट पुष्ट होता है, इसलिए वह ताकतवर अधिक होता है।
तो बैलों के सामने जब वो आता हुआ दिखाई दिया तो ये दोनों मित्र बगलें झांकने लगे। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना, अगर नहीं भी भिड़ते हैं तो जान बचती नज़र नहीं आती, क्योंकि वह छोड़ेगा नहीं। तो मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय तो सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में वह भूला हुआ है, यानी वह बहुत ही घमंडी दिख रहा है। वह आरजू विनती, वह रिक्वेस्ट नहीं सुनेगा, भाग क्यों ना चलें। लेकिन भागना कायरता है, यानी युद्ध भूमि से भागना भी कायरता है। हमारा एक यह भी मूल्य है। तो फिर यहीं मरो, बंद तो 9-2-11 होता है, यानी मैं तो भागता हूँ भाई, 9-2-11 भाग खड़े होना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, यानी हम संगठित होकर के उससे लड़ेंगे तो विजय की संभावना होगी। मैं आगे से रगे देता हूँ यानी दौड़ाता हूँ, तुम पीछे से रगे दो यानी दौड़ाओ। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। क्रांति का यही एक स्वरूप था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जब गांव से लेकर शहर की, मजदूर से लेकर किसान, मजदूर से लेकर मिल मालिक, सभी वर्ग में जब ये क्रांति उभर कर आई तो विवश होकर के अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा कोई उपाय नहीं। दोनों मित्र जान हथेलियों में लेकर के लपके। साण को संगठित शत्रुओं से लड़ने का अनुभव, तजर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का अभ्यस्त था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। साण उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। साण चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, यानी फूट डाल करके या एक से युद्ध करे और उनको पराजित कर दे, क्योंकि इसी में उसे महारत हासिल थी, उस्ताद था वो, कुशलता प्राप्त थी। उसे वह अवसर ना देते थे। एक बार साण झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर के पेट में सींग भोंक दिया। साण क्रोध में आकर के पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरा पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि साण बेदम होकर के गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, यानी पराजित और घायल शत्रु पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुँचे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रॉस खाए थे, यानी कौर लिए थे। 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा मेड़ पर था, यानी खेत के किनारे डोल होती है जो, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, भाग ना सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी यानी उनका मित्र, उनका साथी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस एक सरकारी आश्रय स्थल या जानवरों को कैद करने की जगह, जो आवारा पशुओं को उसमें रखा जाता था। यदि पशुओं के मालिक आकर के दंड स्वरूप शुल्क जमा करके उन्हें वापस ले जा सकते थे, या फिर कुछ दिनों बाद उन्हें नीलाम कर दिया जाता था यदि कोई लेने नहीं आया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका यानी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है, यानी मालिक है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, कम से कम सूखा भूसा तो देता था। ये तो वो भी नहीं देते हैं, पानी भी नहीं पिलाते हैं। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था, यानी कोई खाने की वस्तु नहीं पड़ी हुई थी। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए
ताकते रहे, यानी देखते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, यानी थोड़ी बहुत ऊर्जा को बचाए रखने के लिए। नमकीन मिट्टी से पेट तो नहीं भरेगा, तृप्ति नहीं मिलेगी। रात को जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। यानी कम से कम भोजन का अधिकार तो हर इंसान का, हर मनुष्य का, हर जीवधारी का होना ही चाहिए इस प्रकृति में। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, यानी अब ताकत नहीं रही। भूखे भजन ना होए गोपाला। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, यानी वो बाउंड्री कच्ची मिट्टी से बनी थी या कमजोर ईंटों से बनी थी। हीरा मजबूत तो था ही, उसने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी मीन्स अटेंडेंस, उपस्थिति लेने आया। हीरा का उजटपन देखकर उसने उसे कई डंडे रस्सी किए, यानी डंडे मार दिए और मोटी रस्सी से बांध दिया। हाजिरी क्यों ली जाती थी जानवरों की? उनकी संख्या सुनिश्चित हो सके, कोई मर तो नहीं गया है, कोई भाग तो नहीं गया है, इन सब उद्देश्यों से अटेंडेंस ली जाती थी। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? आपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन पड़ जाए। तो यहाँ भी दो विचारधाराओं का द्वंद्व है। हम यथास्थिति में बने रहें और नियतिवादी बन करके उम्मीद करें कि जैसा होगा देख लेंगे, या संघर्ष करें अंतिम सांस तक। तो उसने कहा कि जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती यानी टूट जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, यानी अन्य जीव, अन्य जानवर, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, यानी उद्देश्य अच्छा है, उसने भी मान लिया। तो उसने कहा कि ठीक है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी द्वंद्वी योद्धा से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति, दुगने उत्साह से, दूनी ताकत से धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर अवसरवादी लोगों का प्रतीक है, जो स्वयं तो कोई प्रयास नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरों के द्वारा किए गए प्रयास से यदि कोई सफलता मिलती है तो उसमें अपनी हिस्सेदारी अवश्य चाहते हैं, और वह भी आगे रहकर। तीनों घोड़ियां सरपट भागी, तेज भागी, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं। पर गधे जैसे भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसी स्थिति में पड़े रहना चाहते हैं जैसे वो हैं, भले ही उनकी जीवन में कितनी भी खराब स्थिति क्यों ना हो, वो ज्यों के त्यों खड़े रहे। वो कोई भी कदम उठाने से पहले नकारात्मक बातें या नकारात्मक विचार अधिक सोचते हैं। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद कहीं फिर भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, यानी ये मित्रता का है, मित्रता का आदर्श और मित्रता का धर्म,
और भारतीय जनमानस में मित्रता के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं, जिसमें लोगों ने अपने प्राणों को संकट में डाल करके मित्रधर्म निभाए। मोती ने हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। लोक कल्याण की भावना, समाज हित की भावना, उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल आदि जो संघर्ष कर रहे थे, वो भी जानते थे कि संभव है कि उनके जीवन काल में आज़ादी ना प्राप्त हो, लेकिन कम से कम आज़ादी का सूत्रपात तो होगा, जिससे कि भविष्य में जो भारतीय नागरिक होंगे यानी आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता की सांस मिल सकेगी। इसके लिए उन्होंने अपने वर्तमान को कुर्बान कर दिया, अपने वर्तमान जीवन को का उत्सर्ग कर दिया। तो यही भाव यहाँ इस बैलों का है कि कम से कम ये आशीर्वाद तो देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार करके बाड़े से यानी उसे कांजी हाउस की चारदीवारी से बाहर निकाल दिया और अपने बंधु अपने भाई के पास आकर के सो रहा। भोर सुबह होते ही मुंशी, चौकीदार, अन्य कर्मचारियों में खलबली मच गई। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी सभी आश्चर्यचकित होंगे कि ये सभी जानवर कैसे भाग गए, कहाँ भाग गए। इतना ही काफ़ी है। मोती की खूब मरम्मत हुई और उसको और मोटी रस्सी से बांध दिया गया। इस अंक के बाद 5वां और अंतिम अंक, 1 सप्ताह बाद दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। 1 सप्ताह तक किसी ने चारे का एक तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता, यानी मरने ना पाए, यही उनका आधार था। तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी जेलों में इसी तरह का अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उन्हें उचित भोजन और देख रेख, स्वास्थ्य, इन सब के को भी दरकिनार कर दिया जाता था, जबकि वो एक राजनीतिक बंदी हुआ करते थे। वो अपराधी नहीं थे, राजनीतिक बंदी थे, और इसके लिए जेलों में रह कर के क्रांतिकारियों ने विरोध भी किए हैं। इस तरह के प्रसंग आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, ढोलक बजने लगी। दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ करके उनकी सूरत यानी शक्ल देखते और मन फीका करके, मन अप्रसन्न करके चले जाते। ऐसे मृतक, मरे हुए, कमज़ोर बैलों को कौन खरीदेगा। सहसा एक दाढ़ी वाला आदमी आया, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, वह क्रूर दिखाई दे रहा था, क्रूर स्वभाव का। उसने दोनों मित्रों के कूल्हों पर यानी पैरों के पिछले हिस्से के ऊपरी भाग पर उंगली गोद करके, उंगली चुभा करके देखा, और फिर उस कांजी हाउस के मालिक मुंशी से बात करने लगा। उसका चेहरा देख करके अंतर्ज्ञान से, यानी दोनों बैलों ने अंतर्ज्ञान से, अपने अंदर के ज्ञान से ये समझ लिया कि आज हमें इस कसाई के हाथों बेचा जाना है, यानी अब हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई अब संदेह नहीं रहा। दोनों ने एक दूसरे को भीत मने भयभीत, डर नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, यानी अब बिना वजह भागे, अब जान न बचेगी। नाहक, बेकार या बिना वजह। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। जब संकट आता है तो हम भगवान को याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जीवन के इस संकट से उबरने के लिए कोई न कोई वो उपाय सुझाएंगे। लेकिन कर्म हमें ही करना पड़ता है, भगवान हमारे ही माध्यम से कोई न कोई उपाय सुझाते हैं। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बेकार हैं, यानी इतनी बड़ी सृष्टि में हम बैलों का क्या मूल्य है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, जीवन दान दिया, क्या अब न बचाएंगे। यानी उन्हें भरोसा है अब भी। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है। हमारा मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आएगा। यानी मरने के बाद भी उनके शरीर का, मृत शरीर का भी कोई न कोई उपयोग होगा ही, वो भी उस समाज के काम
आएगा जिस समाज के लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे थे। नीलाम यानी बोली लगाकर बिक्री हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी अंग अंग कांप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी होती तो जोर से डंडा जमा देता यानी मार देता। राह रास्ता गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। हार मीन्स चारा गाय चरता हुआ, यानी वहाँ झुंड था गाय जानवरों का और वो चर रहे थे, घास खा रहे थे। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने, स्वस्थ, चपल, चंचल। कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा पागुर करता था। जुगाली करना भोजन को पचाने की एक प्रक्रिया है। कितना सुखी था इनका जीवन, पर हैं कितने स्वार्थी। इन्हें किसी की चिंता नहीं। इनके दो भाई यानी दोनों बैल बधिक यानी हत्यारे के हाथों पड़े कैसे दुखी है। ये कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। सहसा दोनों को, समाज में आज भी ऐसा ही होता है, कोई संकट में होता है तो लोग दर्शक अधिक होते हैं, देखते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा इतनी हृदयहीनता नज़र आती है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय होने के बावजूद भी कि आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, उसके बावजूद भी लोग वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन उन्हें उठा करके अस्पताल ले जाना उचित शायद नहीं समझते हैं। तो ये मनुष्यों की हृदयहीनता की ओर संकेत है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित राह है, यानी परिचित रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण अव्ययी भाव समास। उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई, कमजोरी नष्ट हो गई। ताप रखते हैं दुर्बलता में। यह लो, अपना ही हार आ गया। हम इसी कुएं में तो पुर चलाने आया करते थे। कुएं से पानी निकालने की एक तरीका, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच माने नज़दीक। हीरा बोला, भगवान की दया है। मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, यानी उस जगह चलो जहाँ उन्हें बांधा जाता था, जहाँ उन्हें चारा डाला जाता था। वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर, उत्साहित होकर के बछड़ों की भांति, यानी उनमें जो छिपी हुई शक्ति बची हुई थी, शरीर तो कमज़ोर हो चुका था, एक ताकत आ गई, एनर्जी आ गई, आत्मविश्वास आ गया। उछलते कूदते घर की ओर दौड़े। देखो, वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, धूप ले रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। उसने देखा होगा कि कितने कमज़ोर बैल हो गए हैं, उनकी दुर्दशा क्या हो गई होगी। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे, झूरी के भी और बैलों के भी। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, यानी उस कांजी होश से मैंने पैसे दे करके इन्हें खरीदा है। झूरी ने कहा, मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। अगर मैं ये आप पर इल्ज़ाम लगाऊँ तुम पर कि तुमने चुराए हैं मेरे बैल, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, यानी क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। रपट, रिपोर्ट कर दूंगा। हिंदी में प्रतिवेदन दे देना। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, क्योंकि उन्हें अपने मालिक का अब विश्वास मिल गया था, सहयोग मिल गया था। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां बक रहा था, पत्थर फेंक रहा था, क्योंकि उसे लगता था उसका नुकसान हो गया। उसे मूल्य भी चुकाना पड़ा और बैल भी नहीं मिले। मोती विजयी सूर्य योद्धा की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया, थक हार करके, तो मोती अकड़ता हुआ लौटा, एक विजयी योद्धा की तरह, आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ। हीरा ने कहा, मैं डर गया था, कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो, हिंसा ना कर दो। यानी
हमें असहयोग और अहिंसा सत्याग्रह के माध्यम से विजय हासिल करनी है। हिंसा से डर रहे थे उस समय की क्रांतिकारी जो समुदाय था वो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा। जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा दंड दिया जाता था, कई बार क्रूरता भी सेनानियों के प्रति की जाती थी, उसके बावजूद भी आज़ादी के प्रति दीवानगी कम नहीं हुई। जेल में रहते हुए तमाम यातनाएं स्वतंत्रता सेनानियों ने सही हैं। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता। ये इसमें एक दर्द है, एक भारतीय समुदाय का एक वो जुनून, जब उन्हें भी ये लगने लगा कि हम आज़ाद होकर मरना पसंद करते हैं। हमारा शरीर भले ही गुलाम बना रह जाए, लेकिन हम आत्मिक रूप से अब हम आज़ाद हो चुके हैं। और ऐसी भावना ने ही उन्हें एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार किया और अंततः आज़ादी हासिल की। इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, सरल हैं, इसलिए कोई भी आकर के हम पर शासन करने लगता है, हमारा शोषण करने लगता है। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मालकिन यानी उसकी पत्नी, जिसे ये लगता था कि ये बैल नमक हराम है, आज उसे ये एहसास हो गया कि उसके भाइयों ने उचित देखरेख नहीं की बैलों की, उन्हें ढंग से भोजन नहीं दिया, उनकी परवरिश नहीं की। दुनिया को 1947 तक आते आते ये पता चल गया कि जो ब्रिटिश हैं वो भारतीयों के हित में काम नहीं कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। तो दुनिया के तमाम देशों का भी दृष्टिकोण भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति बदल गया और उनका नैतिक समर्थन, उनका समर्थन किया जाने लगा और अंततः हम एक स्वतंत्र और संप्रभु गणतंत्र के रूप में उभर करके आए। ये सीख हमें इस कहानी के माध्यम से मिलती है। इस कहानी में पशुओं के व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा, उनकी जो दुर्दशा है उसका चित्रण, इसमें मनुष्य के भी कई पहलू उभरते हैं। आप झूरी और उसकी पत्नी और उसके भाई गया, इनको भी अगर देखें और दड़ियल को भी, तो अलग अलग विचारधारा उभर करके आती है। प्रश्न अभ्यास हम संक्षेप में कर लेते हैं, क्योंकि कहानी काफ़ी लंबी ही थी तो समय भी अधिक लगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप यहाँ तक सुनने का प्रयास करेंगे। आप पढ़ेंगे भी तब भी समय लगता ही है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उनकी गिनती के लिए, उनकी संख्या सुनिश्चित हो सके, कोई मर तो नहीं गया है या कोई भाग तो नहीं गया है, इस उद्देश्य से हाजिरी ली जाती थी, उपस्थिति ली जाती थी। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? क्योंकि बैलों के प्रति जो व्यवहार उनके घर वालों के द्वारा किया जाता था, उसी प्रकार का पीड़ा देने वाला व्यवहार उसकी सौतेली माँ उसके साथ करती थी। इसलिए अपने दुख जैसा दुख समझ करके बैलों के प्रति प्रेम भाव उमड़ आया होगा। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक वैल्यूज उभर कर आए, तो मैंने जहाँ भी ये पॉइंट आए हैं मैंने वहाँ उनकी चर्चा की है, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ में मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ में किया है? यानी रूढ़ अर्थ में उसे मूर्ख नहीं कहा कि उसे बुद्धि नहीं है, बल्कि उसकी सादगी, उसकी सरलता, उसकी सहजता और अपने काम के प्रति समर्पण के कारण के गुणों को उभार करके उन्होंने एक नए अर्थ में संकेत किया है कि वो उसकी सरलता और सहृदयता ने ही शायद लोगों के मन में उसको मूर्ख कहने की प्रेरणा दी होगी या मूर्ख कहने के लिए प्रेरित किया है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो आप मैं कहानी को अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो आप उन जगहों पर देख सकते हैं जहां वो एक साथ है, जब नांद में भूसा डाला जाता एक साथ उठते, एक साथ खाते और एक ही साथ बैठ जाते, एक दूसरे को चाट करके एक दूसरे की थकान मिटाने की कोशिश करते, एक दूसरे की बातों को, भावनाओं को मूक भाषा में इशारों से, कनखियों से समझ जाते थे। जब उन्हें अगर किसी बैल गाड़ी में यानी गाड़ी में या हल में जोता जाता
तो उन दोनों की हमेशा ये कोशिश रहती कि वो दूसरे का भार अपने हिस्से में ले लें, आगे बढ़कर चलने की कोशिश होती थी। तो ये 2-3 बिंदु हैं जहां आप देख सकते हैं कि उनमें गहरी दोस्ती थी। कांजी हाउस में जब वो बंद थे तब एक को रस्सी में बांध दिया गया, दूसरे के पास अवसर था वहाँ से भागने का, लेकिन उसने कहा कि नहीं, तुम मेरे बंधु हो, मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे, जब तुमने आज़ादी के लिए ये दंड सहा तो मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ रहूँगा और मैं भी बराबर के दंड का भागीदार बनूँगा। तो ऐसे बहुत से बिंदु हैं जहाँ से आप निकाल करके इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण। तो एक ये पंक्ति है, लेकिन अन्य जगह भी है कि भारतीय मूल्य है, भारतीय समाज का दृष्टिकोण है कि यहाँ स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है, उनको पूजनीय माना गया है, उन पर हिंसा या उन पर शारीरिक दंड नहीं देना शारीरिक नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, चोट नहीं पहुँचानी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, मातृशक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। तो इन मूल्यों का हमेशा भारतीय समाज ख्याल रखता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं लेकिन उन्हें सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो आपने देखा कि झूरी के जो दोनों बैल थे, हीरा और मोती, उनमें आपस में बड़ा ही प्रेम संबंध था। खाने पीने की ख्याल झूरी रखता था हमेशा, और काम में हमेशा समर्पित रहना, आगे बढ़ कर के काम करना, और बैलों का काम था, बैल करते थे। और जब उन्हें गया के साथ भेज दिया गया तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ, उन्होंने विद्रोह का भाव प्रकट किया कि अगर आपको इस हमारे काम में कमी लग रही थी तो और काम करा लेते, लेकिन इस तरह से बेचा जाना उन्हें उचित नहीं लगा। लेकिन गया ने जब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो उन्होंने असहयोग किया, काम करने से भी मना कर दिया और वहाँ से भागने की हर संभव कोशिश की और सफल भी हुए अंततः, और अपने पुराने मालिक झूरी के पास आकर के उनके साथ पुनः प्रेम व्यवहार से प्रेमालिंगन, चुम्बन, ये दृश्य आपने देखा, इसके साथ वो रहने लगे। तो ये किसान समाज में, कृषि समाज में, भारतीय कृषक समाज में बैलों का और गाय का, अन्य जानवरों का पशुपालकों के साथ, किसानों के साथ बहुत आत्मीय संबंध रहा है। एक घर के पारिवारिक सदस्य के रूप में लोग मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं। तो मोती में लोक कल्याण की भावना, समाज हित की भावना, मानवीय गुण, दूसरों के हितों के लिए, दूसरों के प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डालने की क्षमता। मैंने वहाँ भी पॉइंट आउट किया है कि जो क्रांतिकारी या जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो सभी जानते थे कि संभव है उनके जीवन काल में आज़ादी का सवेरा ना हो, फिर भी वो संघर्षरत थे कि कम से कम भारतीय समाज, भारत की आने वाली पीढ़ी स्वतंत्रता का आनंद लेगी, स्वतंत्र हवा में सांसें लेगी। तो ये उनकी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति होगी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो ये जब वो मूक भाषा में विचार विनिमय करते, उस संदर्भ में कहा गया है कि मनुष्य में एक दूसरे की भावनाओं को समझने की शक्ति शायद संकुचित है तो संकुचित है, संकीर्ण मनोवृत्ति रखते हैं, जबकि मनुष्य में ये भाईचारा, भ्रातृत्व का गुण, एक दूसरे के भावनाओं को समझने की क्षमता बहुत अधिक है, इन बैलों में अधिक है। तो ये मनुष्य को सीखने के लिए कहा गया है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यानी 2 रोटियों से बैलों की भूख तो शांत नहीं होगी, लेकिन आत्मीयता का भाव, सहयोग का भाव उस लड़की के माध्यम से मिला। उनके दुख और दर्द को समझने का भाव, उनके आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची थी उसको सहलाने का भाव उस लड़की के माध्यम से होता है। और लड़की का दुख और बैलों का दुख दोनों का समभाव होता है, तो उनमें आत्मीयता जन्मती है, उपजती है, मित्रता का भाव जन्म होता है, एक दूसरे की केयर करने का भाव पैदा होता है। तो इस तरह से आप आगे के भी सभी प्रश्न कर लेंगे। और कहानी ये समाप्त हुई। लगभग 1 घंटे की अवधि की ये कहानी है, लंबी कहानी है,
आप इसे बीच बीच में टुकड़ों में भी सुन सकते हैं और इसे समझने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिलेगी। धन्यवाद। अगर कहानी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और अब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।